नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। यहां पर जो शाह के बेटे हैं वो यहां पर वापस आ गए हैं, जिनका नाम है रेजा शाह। तो आखिर ये रेजा शाह कौन है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं कि डेथ टू द इस्लामिक रिपब्लिक, ये सारी चीजें क्या है, ईरान में किस तरीके से उथल पुथल हो रही है, और जो ये खamenei है इनको यहाँ पर क्या देखना पड़ रहा है और इन सब का कारण क्या है। साथियों, यह सारा चीज भारत पर भी असर डालता है और वो इस तरीके से असर डालता है। खैर, मैं इसको लास्ट में डिस्कस करने वाला था, लेकिन आपको पहले ही बता देता हूं कि आप लोग की रुचि इस वीडियो में बनी रहे। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि भारत को अगर सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बनाए रखनी है तो यहां पर ही तो छोटा पाकिस्तान जो आ जाता है ये तो हमको डिस्टर्ब कर देता है। वरना भारत यहां से भी सीधा जा सकता था, ऊपर से भी जा सकता था, लेकिन वहां पर आपको पता है कि जो पीओके है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसके वजह से अफगानिस्तान से हम अलग हो जाते हैं। तो हमारे पास ये जो चाबहार वाला पोर्ट था, इसके थ्रू हम कनेक्ट होते थे अफगानिस्तान से, और इसके साथ ही सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती थी। और यह है कहां, तो यह आप सभी लोगों को पता है कि ये ईरान में है। साथियों, इस पर सैंक्शंस भी अमेरिका लगाया था, और भारत की कोशिशों के बाद यहां पर अमेरिका ने भारत को फिलहाल में 6 महीने के लिए यहां पर रिलीफ दिया था कि आप इस पोर्ट का यूज जो है कनेक्टिविटी के लिए आप कर सकते हैं। साथियों, इसमें जो है अप्रैल तक की हमारी छूट थी, और इसके बाद में देखना था कि आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले ही यहां पर ईरान में अब उथल पुथल हो रहा है। तो अगर ईरान में कुछ भी होता है तो यह भारत के लिए भी जो है कि सीधा असरदायक होगा, और देखना होगा कि इसका भारत पर कितना बड़ा जो है कि असर दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि यह पूरा मामला चल क्या रहा है। तो देखिए, यहां पर इस तरीके से ये न्यूज हेडलाइंस वगैरह बनी थी। ठीक है, अब साथियों बात करें कि यहां पर चल क्या रहा है। तो देखिए, ईरान के हाल के वर्षों में सरकार विरोधी जो प्रदर्शन है वो सबसे तीव्र लहरों में से एक यहां पर देखा गया है। यहां पर प्रदर्शनकारी खुले तौर पर जो यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खान, जो कि ये रहे, इनके खिलाफ जो है वो यहाँ की जनता सामने निकल कर आ गई है, सड़कों पर आ गई है, जो इस्लामी गणराज्य के लिए एक दुर्लभ और अत्यंत गंभीर जो है कि यहाँ पर चुनौती है। साथियों, विरोध में यहाँ पर जिस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं कि डेथ टू द डिक्टेटर, डेथ टू द खamenei, डाउन विथ द इस्लामिक रिपब्लिक, तो ये सारे यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। साथियों, यहां पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं किसी एक जगह पर नहीं हो रहे हैं। जितने भी ईरान के शहर हैं, चाहे तेहरान हो गया, इस्फहान हो गया, और जो यहां पर जितने भी सारे यहां पर शहर आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर पर मैसिव प्रोटेस्ट यहां पर फिलहाल में चल रहा है। और ये सारी चीजें एक यहाँ के ही पुराने लीडर के, जो अभी फिलहाल ईरान में नहीं रह रहे हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, उनके आह्वान पर हो रहा है। अब साथियों बात करें इनके जो प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व है, जो कि इनके सर्वोच्च नेता हैं खamenei, इनके बारे में, तो देखिए, यह फिलहाल ईरान के सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिनके नियंत्रण में यहाँ की जुडिशरी है। कहने को तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर वोटर्स हैं, यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी ईरान की जो मिलिट्री है, जो यहाँ की मस्जिदें हैं, जो यहाँ की जो जस्टिस सिस्टम है, और जो यहाँ का मीडिया तंत्र है, वो सब कुछ इसी सुप्रीम लीडर के अंडर में आता है। फिर चाहे वो यहाँ से चुने हुए ये व्यक्ति हों, या फिर चुने हुए ये प्रेसिडेंट हो लोगों के द्वारा, या फिर कुछ भी, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसी सुप्रीम लीडर के अंडर में आती है, और यही है इस समय यहाँ के सुप्रीम लीडर। तो फिलहाल यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं, यह केवल यह नहीं दर्शाते हैं कि यह सिर्फ सरकारी नीतियों के खिलाफ हैं, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को यह लोग अस्वीकार कर रही है यहाँ की जनता, और इस तरीके के जो है वो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। साथियों, ईरान की राजनीतिक संस्कृति में सर्वोच्च नेता पर हमला करना राज्य के अस्तित्व के लिए यहाँ पर खतरा माना जाता है, चाहे ये यही हो या फिर कहीं भी हो। अगर आप जो मेन लीडर है उसके ऊपर इस तरीके से अगर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर तख्ता पलट जैसी चीजें होने वाली है।
तो ये तो थे आपके खैमनई। अब बात करें आगे कि जिसके आह्वान पर ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो हैं ये हैं रेजा पहलवी। यह रेजा पहलवी हैं। अब रेजा पहलवी हैं कौन? तो देखिए, यह पहलवी ईरान के अंतिम सम्राट जो थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उनके यह बड़े पुत्र हैं और इन्हें आधिकारिक तौर पर 1967 के अंदर युवराज घोषित किया गया था। और राजा शाही के तख्ता पलट से पहले उनसे उनके पिता के उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद थी, यानी कि इनको जो है एक तरीके से वहां का राजकुमार नियुक्त कर दिया गया था कि इनके पिता के बाद अब ईरान को जो चलाने वाले व्यक्ति होंगे वो यही होंगे। साथियों, इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था और ये ईरान के होने वाले राजा थे और फिलहाल में युवराज थे। अभी फिलहाल ये कहां पर हैं? तो ये अमेरिका के अंदर हैं, यूएसए में। जी हाँ, ये यूएसए से ही ये पूरा कांड जो है करवा रहे हैं। अब इनकी राजनीतिक भूमिका के बारे में बात करें तो देखिए, एक तरीके से ये विपक्षी नेता हैं। ईरान के भीतर इनका कोई औपचारिक शक्ति नहीं है, ठीक है। और 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद जो पहलवी परिवार था, यानी कि जो इनकी फैमिली थी, उनको ईरान छोड़कर भागना पड़ा था और तब से रजा पहलवी विदेश में ही रह रहे हैं और उन्होंने खुद को शासन विरोधी ताकतों के प्रतीकात्मक नेता के रूप में यहां पर स्थापित किया हुआ है। तो ये इनका पूरा बैकग्राउंड है। अब बात करें जो पहलवी का राजतंत्र था उसके बारे में, तो देखिए ये 1925 से लेकर 1979 तक रहा है। और आज भी यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका कारण है कि देखिए, इनका जो ओरिजिन है, जो मूल है, वो पहलवी राजवंश की शुरुआत जो है वो 1925 में होती है, जब जो इनके पिता थे राजशाह पहलवी, इन्होंने जो काजर शासन था उसका अंत किया था और एक केंद्रीकृत आधुनिक राजशाही की स्थापना यहां पर की थी। साथियों, जो मोहम्मद रजा शाह के शासन काल में ईरान जो है वो पश्चिमी शैलियों के तीव्र आधुनिकीकरण का अनुसरण किया करता था, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं उनको ज्यादा अडॉप्ट करता था। यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इनका घनिष्ठ रणनीतिक गठबंधन बनाया गया था और शिक्षा, बुनियादी ढांचे और महिलाओं के अधिकारों का यहां पर विस्तार हुआ करता था। लेकिन इसके अलावा जो सत्यवादी शासन है, जो इनकी गुप्त पुलिस थी जिसको सावक कहा जाता था, इनके द्वारा राजनीतिक दमन किया जाता था और कमजोर राजनीतिक भागीदारी के कारण इनके ऊपर भी जो है कि यह तख्ता पलट यहां पर हो गया, जनता इनके खिलाफ आ गई। साथियों, इसका विरोधाभास हुआ कि राजनीतिक उदारीकरण के बिना आर्थिक जो आधुनिकीकरण है और इन विरोधाभासों ने क्रांति के बीज यहां पर बो दिए। अब बात करें 1979 में जो इस्लामी क्रांति आई जिसमें राजशाही का यहां पर पतन हुआ, तो देखिए यह क्रांति शुरू में पूरी तरह से धार्मिक नहीं थी। इसमें जो शामिल थे वो धर्मगुरु भी थे, वामापंथी भी थे, जो उदारवादी लोग भी थे और जो छात्र और जो श्रमिक थे वो सभी लोग इस क्रांति में शामिल थे। अंत में जो आयतुल्ला रुहुल्लाह खमेनी थे, उनके नेतृत्व में इसको जो है कि मजबूती मिली और इसका आउटकम क्या आया कि जो राजशाही का उन्मूलन हुआ, ईरान में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई और सर्वोच्च नेता की प्रणाली का यहाँ पर निर्माण हुआ और ईरान में एक धर्मतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर बन गया। और विश्वास मानिए साथियों, जहां जहां पर भी इस तरीके की है, चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, जिस तरीके से यहाँ पर कट्टरपंथी चल रही है वहां पर इसी तरीके से होता है। साथियों, शाह ईरान से यहां पर भाग गए और राज पहलवी कभी भी यहां पर वापस उसके बाद नहीं लौटे। अब बात करें कि उन्होंने क्या कहा कि इसके वजह से इतना बड़ा जो है कि आक्रोश लोगों के अंदर आया और पूरा जो है अपने जो सर्वोच्च नेता है उनके खिलाफ ही लोग यहां पर आ गए। तो देखिए, नागरिक प्रतिरोध को प्रोत्साहित किया इन्होंने, पश्चिमी सरकारों से प्रदर्शनकारियों का यहां पर समर्थन करने का आह्वान किया, क्योंकि ये अमेरिका में है। और देखिए, कुल मिला जुलाकर आप अगर लास्ट में इसको जोड़िएगा तो ये सारा लिंक आपको मिलेगा अमेरिका का ही। यहाँ पर जितना भी चीजें चलती हैं वो सब में कहीं से न कहीं से अमेरिका जुड़ा हुआ ही होता है। तो यह जो है वो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे कह रहे हैं कि जो ईरान में प्रदर्शन कर रहे हैं आप उन सबका समर्थन करिए। साथ में जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ईरान में ब्लैकआउट चल रहा है, सारा जो इंटरनेट वगैरह है सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो जो जैसे एलन मस्क की है कंपनी, तो उसको ये कह रहे हैं स्टारलिंक कि आप जो है यहाँ के लोगों को
प्रोवाइड करिए, इंटरनेट प्रोवाइड करिए, ताकि वहां की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है इस समय वो लोगों के सामने आए, दुनिया के सामने आए। साथियों, जो विरोध प्रदर्शनों को पादरी शासन को समाप्त करने के अंतिम अवसर के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ प्रदर्शनकारी रेजा शाह, ब्लेस योर सोल के नारे लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो राजशाही की मांग कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग इनके समर्थन में ऐसे नारे लगा रहे हैं कि आपको मतलब भगवान, ऐसे हमारे यहाँ जब बोला जाता है ना कि लंबी उम्र दे या फिर जो भी, तो यहाँ पर लग रहा है नारा कि रेजा शाह ब्लेस योर सोल। यहां पर इनके समर्थन में एक तरीके से नारा लग रहा है, लेकिन इस नारे का अर्थ यह नहीं है कि यहां पर फिर से जो है वो राजशाही वापस आ जाए। यहां पर जो लोगों का पूरा और पूरा मन है वो है, पहले तो ये जो इस समय चल रहा है इस्लामी गणराज्य, इसको खत्म करना और साथ में डेमोक्रेसी लेकर आना। अब यहाँ के लोग पूरी तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं। अब बात करें कि विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, अब इनके मूल कारणों को एक बार आपको समझा देते हैं। तो देखिए, पहला है क्योंकि देखिए किसी भी मतलब अगर आप धुआं कहीं से उठ रहा है और अभी वो आग नहीं लगी है, तो सिर्फ उसको एक चिंगारी चाहिए होती है। कहीं अगर कूड़े का ढेर या कुछ भी है, अगर वो सुलग रहा है तो आपको एक चिंगारी चाहिए होती है, और सिर्फ वही चिंगारी भड़ककर आग बन जाती है। और कुछ इसी तरीके का जो ट्रिगर काम किया वो ये था आर्थिक पतन, क्योंकि यहाँ के लोगों में पहले से इतने सैंक्शन लगे थे, इतनी सारी चीजें हो रही थी कि एक तरीके से धुआं तो उठ रहा था, लोग सुलग तो रहे थे, लेकिन चिंगारी के जरूरत थी जो आग नहीं बन पा रही थी। तो उसका काम किया यहां पर इनका आर्थिक जो पतन हुआ। साथियों, 40 से 50% यहां पर महंगाई बढ़ गई और ईरानी रियाल का जो रेट है वो तीव्र रूप से यहां पर गिर गया। आप अगर देखें तो यहां पर बताया तो जा रहा है कि 42,125 ईरानी जो रियाल है उसके अंदर में आप $1 खरीद पाएंगे, लेकिन जो वास्तविक रेट है अगर वो देखा जाए तो वो 13 लाख रियाल प्रति डॉलर है। यानी कि 14 लाख रियाल प्रति डॉलर से लेकर 13 लाख के आसपास है। यानी कि अगर आपको $1 खरीदना है तो आपको 14 लाख रियाल प्रति डॉलर यहां पर आपको पे करना होगा। तो यह यहाँ पर सबसे बड़ा जो है चिंगारी लगाने का काम किया। साथियों, जो बढ़ती कीमतें हैं, चाहे वो रोटी की हो, ईंधन की हो, दवा की हो, ये सारी यहाँ पर ट्रिगर करने का काम की। उच्च युवाओं में बेरोजगारी आर्थिक संकट में एक चिंगारी का काम करता है, और न कि एकमात्र यह जो है कि यहाँ पर कारण था। तो ये यहाँ पर मेन कारण था, एक तरीके से चिंगारी मतलब आग लगाने का जो मेन कारण था एक चिंगारी उत्पन्न होने का, वो यही था। अब बात करें राजनीतिक और सामाजिक दमन की, तो देखिए स्वतंत्र चुनाव यहाँ पर नहीं है, दमनकारी कार्यवाहियां हो रही हैं, महिलाओं के राइट्स, वुमेन्स राइट्स यहाँ पर नहीं है, फ्री स्पीच यहाँ पर नहीं है, और सोशल मीडिया पर भी यहाँ पर सारी चीजों पर यहाँ पर कंट्रोल है। साथियों, पूर्व में भी यहाँ पर विरोध आंदोलनों की स्मृति अगर कराएं, आपको याद दिलाएं तो 2019 में यहाँ पर ईंधन का विरोध प्रदर्शन हुआ था। फिर 2022 में यहां पर महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया था। अब बात करें तीसरा कि शासन की वैधता का नुकसान, तो देखिए बहुत से ईरानी मानते हैं कि धर्मगुरु वर्ग आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहां पर सैंक्शन लगा हुआ है। तो जो सैंक्शन, इन लोगों का कहना है कि जो सैंक्शन का के वजह से दिक्कत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के आम नागरिकों को हो रही है, प्रतिबंधों से दिक्कत। बाकी जो यहाँ के धर्मगुरु हैं वो अपना जीवन एकदम बढ़िया से बिता रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और जब वे कहते हैं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है तो वे झूठ बोलते हैं। इस तरीके का नारा यहाँ पर लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि आप लोग हमको गलत बताए कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, क्योंकि अगर वो दुश्मन होता, प्रतिबंध लगाता, तो सिर्फ हम क्यों, मतलब कि आम जनता ही क्यों उसका भुगतती। आप लोग जो धर्मगुरु हैं वो आराम से कैसे जी पाते, आप इस तरीके से कैसे जी पाते, आपको भी हमारी वाली समस्या होनी चाहिए थी। तो इसके वजह से लोग यहां पर आक्रोश में आए। अब बात करें कि प्रदर्शनकारी आखिर में है कौन ये प्रदर्शनकारी।
तो देखिए इसमें छात्र भी हैं, शहरी युवा भी हैं, बाजार व्यापारी हैं, महिला कार्यकर्ताएं हैं और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं वो सारे लोग इसमें, मतलब कि पूरा देश ही इसमें जो है कि शामिल है। साथियों, विभिन्न वर्गों की यह भागीदारी शासन के लिए विरोध प्रदर्शनों को और भी यहां पर खतरनाक बना देती है। अब बात करें कि जो सरकारी प्रतिक्रिया क्या इसके बाद आई, तो देखिए सरकार ने यहां पर शटडाउन कर दिया, इंटरनेट वगैरह सारी चीजें बंद कर दी, ताकि यहाँ के लोगों को मतलब रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही हैं कि यहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, उनके ऊपर क्रूरता की जा रही है, पुलिस के द्वारा उनको पिटवाया जा रहा है, जान से मरवा दिया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। ठीक है, अब बात करें इसके बाद आने थे डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता है ये एंट्री हर जगह मारते हैं और कहीं ना कहीं इसमें इनका भी हाथ होगा ही होगा, इस तरीके से ये चिंगारी नहीं भड़की होगी। तो देखिए इनका क्या कहना है कि देखो भैया, तुम लोग जो अगर ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो ईरान वाले, अगर तुमने इनके ऊपर गोली चलाई या इनको मरवाने का काम किया तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। यानी कि अमेरिका सीधे सीधे इनको कह रहा है कि जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो, अगर तुम वहां पर लोगों के ऊपर गोली चलाए या उनको मरवाने का काम किए तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आए और कह दिए। ठीक है, अब आगे बात करें भारत की, तो देखिए यहां पर भारत के लिए जो चाबहार पोर्ट है उसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही जानकारी दे दी कि किस तरीके से ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ईरान भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हमें सेंट्रल एशिया और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अफगानिस्तान से अगर कनेक्टिविटी बनाए रखनी है तो हमारे लिए चाबहार पोर्ट बहुत ही जरूरी है और इसके लिए ईरान में शांति रहे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रहा हूं साथियों सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर चैनल पर नया है तो कृपया करके अपने इस छोटे भाई को प्यार जरूर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर करिए, हमारे इस परिवार को बड़ा बनाने में हमारी सहायता करिए। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे लिए कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए, हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।